हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम HTML को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने डिव्स को देखा था। डिव की कई प्रॉपर्टीज को हमने देखा था, कैसे डिव का है सेक्शंस और कैसे हम उसे स्टाइल देकर, फ्लेक्स स्टाइल था, ग्रिड स्टाइल था, कैसे हम उसको एडजेसेंटली मतलब उसको बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर आते हैं। तो स्टाइल के अंदर एक क्लास भी होती है, एक एट्रीब्यूट है क्लास। HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element। तो स्टाइल के अंदर अगर हमने ये स्टाइल टैग के अंदर हमने अगर एक डॉट करके हमने कोई डाला, देखो ये पहले शुरू में एक डॉट है, डॉट करके हमने डाला तो वो एक क्लास बन जाती है। तो उस क्लास को नीचे हम यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे इसने अभी डिव के टैग के अंदर उसने एक क्लास डाला, क्लास उसका नाम दिया सिटी। तो ये जब हमने इधर स्टाइल के अंदर हमने डॉट सिटी करके डाला, इसके अंदर हमने कई ऐसे स्टाइल्स हमने डाल दिए। तो अगर हमने इसको यूज करना है नीचे किसी एक टैग पे, तो हम क्लास लिखकर सिटी को डालेंगे। तो जो भी स्टाइल के अंदर, अगर हमने स्टाइल के अंदर TH डाला, TT डाला, तो वो टैग्स को स्टाइल देता है। बट अगर हमने डॉट करके कोई नाम दे दिया, डॉट करके कोई नाम दे दिया स्टाइल के अंदर, तो वो एज अ क्लास उसे डिफाइन कर देता है। तो हम एक प्रॉपर्टी है क्लास की जो हर टैग के अंदर यूज हो सकती है, जैसे H2 के अंदर भी यूज हो सकती है, P टैग के अंदर भी यूज हो सकती है। तो उस क्लास को हम डाल सकते हैं और उसमें जो भी स्टाइल्स लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर, कलर वगैरह, जो बॉर्डर्स, मार्जिन, जो भी कुछ इसमें लिखा है उसमें अप्लाई हो जाएगा, उस डिव के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्लासेस का है। ऐसे हम क्लास डिफाइन, जैसे इधर अभी डॉट नोट एक क्लास बनाया उसने नोट का, तो इधर उसने स्पैन ने उसमें क्लास नोट को उसने डाल दिया। तो हम क्लास यूज कर सकते हैं स्टाइल्स के अंदर। ठीक है। तो अब और तो मल्टीपल क्लासेस, वो कह रहा है मल्टीपल क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। यस, हम कई क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं ऊपर स्टाइल के टैग के अंदर और फिर उनको यूज कर सकते हैं। तो इधर, हाँ, इधर अब थोड़ा बहुत उन्होंने जावास्क्रिप्ट भी शुरू कर दिया है, बट मेरे हिसाब से जावास्क्रिप्ट को हम सेपरेट सेक्शन में हम देखेंगे। जावास्क्रिप्ट को पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो क्लासेस का हमने देख लिया। अब HTML ID एट्रीब्यूट, आईडी हम देख सकते हैं कि बाद में हम उस टैग को यूज करना हो, उस टैग के अंदर कुछ लिखना हो या उस टैग को रिट्रीव करना हो, उसके अंदर डेटा क्या है, तो हम आईडी करके यूज कर सकते हैं। तो आईडी एक उसका पैरामीटर है। हर टैग का, हर टैग को हम आईडी दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। इसका नाम, नेम भी होता है, एक एलिमेंट नेम भी होता है और एक आईडी भी होता है। तो H1 की आईडी उसने माई हेडर कर दिया। तो इसको पहचानने के लिए बाद में हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो उधर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन होता है गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी। गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी को हम यूज कर सकते हैं भाई। इसके अंदर से हमने ये माई हेडर टेक्स्ट जो है, इसके अंदर हमने देखना है भाई इसके अंदर क्या है, या इसके अंदर रिट्रीव करना है इसको, या रिप्लेस करना है, तो हम उस जावास्क्रिप्ट से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो आईडी देनी जरूरी है इस एक टैग को, जिस टैग को हमने यूज करना है, उसके अंदर हमने कुछ लिखना है या उसके अंदर से हमने कोई डेटा उठाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमें आईडी देनी जरूरी होती है भाई। उसकी आइडेंटिफिकेशन, बड़े सारे H1 टैग्स होंगे आपके पेज पे, तो हर एक के अलग अलग यूनिक आईडीज आपको देनी पड़ेंगी जे अगर आपने उसको यूज करना है। तो आईडी एक आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप यूज कर सकते हो। अब इधर स्टाइल्स के अंदर भी हम आईडी को यूज कर सकते हैं हैश करके। तो स्टाइल टैग में एक तो क्लास अभी हमने पढ़ा था, क्लास को डॉट करके हम डाल सकते हैं। बट एक अगर हमने किसी को हमने आईडी दी है, तो हम आईडी को हम हैश करके, हैश उसकी आईडी करके उसका उसकी स्टाइल दे सकते हैं भाई, इसकी ये स्टाइल होनी चाहिए हैश करके। तो आईडी देखो, इधर आईडी माई हेडर है,
तो इधर हैश माई हेडर करके उसने स्टाइल टैग के अंदर डाला। तो जब वो स्टाइल के अंदर डाला तो उसकी क्लास, उसका जो स्टाइल है ये बन जाएगा जो उसका उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आईडी यहाँ पे भी यूज होती है। आईडी आपकी बुक मार्क्स के साथ भी यूज होती है। बुक मार्क अगर करना है किसी को, मतलब एकदम से आपने आपका बहुत लंबा पेज है, 2-3 पैराग्राफ्स या 10 पैराग्राफ्स का पेज है, बहुत लंबा पेज है, तो आप क्या कर सकते हो, एकदम से आपने उस जगह पे जाना है आईडी देकर, उसको आप जा सकते हो। जैसे इधर H2 ID करके C4 लिखा है, और जब हमने एक एच एंकर टैग बनाया कि जंप टू चैप्टर 4, तो हैश करके हम href में हैश करके C4 डालेंगे, तो वो एकदम से वहां पहुंच जाएगा जहां पे किसी एक टैग की आईडी C4 होगी। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, जैसे ये पेज बहुत लंबा पेज है जहाँ पे चैप्टर्स 23 चैप्टर्स हैं, बहुत लंबा पेज है। तो ऊपर हमने एक एंकर टैग डाला जिसको हमने कह दिया जंप टू चैप्टर 4। तो इधर हमने जो इधर जंप टू चैप्टर 4 एंकर हमने डाला, इसका हमने href हैश C4 कर दिया। तो नीचे आईडी डिफाइन की है H2 की आईडी C4 डिफाइन की है चैप्टर 4 की। तो इधर एकदम से जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो एकदम से देखिए अभी चैप्टर 4 पे आ जाएगा। यहाँ पे चैप्टर 4 जो हेडिंग है उसकी आईडी C4 है, तो वो चैप्टर 4 पे आ जाएगा। तो आईडी को भी हम ऐसे करके डाल सकते हैं। अब वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कह रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसको हम यूज करके उसकी आईडी को सर्च करके उसको हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट करके फंक्शन डाला उसने, फंक्शन डिस्प्ले। अभी आगे जाके हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बट इतना जान लो कि ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो एक आईडी को सर्च करता है, और उस आईडी को सर्च करके उसमें हम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। जैसे हैव नाइस डे, उसने टेक्स्ट उसने इस एलिमेंट में डाल दिया। तो ऐसे करके हम आईडीज को यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई फ्रेम्स। आई फ्रेम्स HTML का ये ऐसा टैग है कि हम ब्रेक कर सकते हैं, एक पेज को आई फ्रेम्स में ब्रेक कर सकते हैं। उस 2 सेक्शंस बना सकते हैं या 3 सेक्शंस बना सकते हैं अपने एक पेज को, HTML पेज को, और उस सेक्शन के अंदर हम अलग अलग पेजेस को शो कर सकते हैं अलग अलग। तो अगर आपका एक HTML पेज है, उसके अंदर आपने 2-3 सेक्शंस बनाने हैं, तो आप आई फ्रेम्स यूज करोगे। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है, एन HTML आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। तो एक पेज के अंदर दूसरे पेज को कॉल करने के लिए हम सेक्शन वाइज उसको पहले आई फ्रेम बना देंगे, फिर उसके अंदर हम कुछ और पेज, कोई और पेज हम शो कर देंगे। जैसे इधर उसने, अब देखो एक पेज है जो ऊपर हेडर है, और नीचे एक और पेज है जो आपका स्क्रॉल हो रहा है, तो एक और पेज उसने डाल दिया। अब कैसे डाला है वो देख लेते हैं। तो आई फ्रेम का सिंटेक्स कैसे है, द HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाइज एन इनलाइन फ्रेम। तो इनलाइन फ्रेम उसका फुल फॉर्म है, आई का मतलब है इनलाइन और फ्रेम। An inline frame is used to embed another document within the current HTML document। तो वो कह रहा है कि एक और डॉक्यूमेंट को आप इस आई फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर आपका एक पेज है तो ऐसे करके आई फ्रेम सोर्स सोर्स डाल सकते हैं, यूआरएल किसी और यूआरएल को डाल सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, तो ऐसे करके एंड टैग उसका आई फ्रेम है। तो आई फ्रेम, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल एट्रीब्यूट फॉर आई फ्रेम। तो वो कह रहा है कि टाइटल जरूरी है डालना, कुछ डिस्क्रिप्शन डालो भाई इसकी आई फ्रेम की क्या है, मतलब क्यों आप इसको डिफाइन कर रहे हो। और आगे कह रहा है कि सेट हाइट एंड विड्थ, हम इसकी हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हैं आई फ्रेम की। तो आई फ्रेम सोर्स कर दिया, ये एक और HTML पेज है जिसको उस आई फ्रेम के अंदर उसको शो करना है, तो उसका नाम देंगे सोर्स, SRC सोर्स देंगे भाई, ये वाला HTML पेज को उसको अंदर उसके दिखा दे, उस आई फ्रेम के अंदर दिखा दे। फिर उसकी हाइट भी उसने डिफाइन किया है, विड्थ भी डिफाइन किया है, और टाइटल भी डिफाइन कर दिया। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए जैसे ये अभी यहाँ पे HTML आई फ्रेम्स, यू कैन यूज द हाइट एंड विड्थ
तो इसके अंदर ये एक पेज है, ये आई फ्रेम है, ये बॉक्स आई फ्रेम का बॉक्स है जो ब्लू लाइट ब्लू कलर का है। तो उसने एक आई फ्रेम को इसके अंदर डाल दिया। दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। तो ये जो पेज है आपका, ये पेज अपना इसके अंदर दिखा रहा है। द डेमो आई फ्रेम एक HTML पेज है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। तो उसके अंदर ये होगा। तो ऐसे करके हम बैकअप कर सकते हैं अपने पेज को, और हर अगर एक सेक्शन बना सकते हैं, और हर एक सेक्शन के अंदर हम अपना एक और कोई पेज हम उसे शो कर सकते हैं। अब आगे जाकर उस और ब्यूटीफाई करना है, अगर स्टाइल्स वगैरह देनी है तो स्टाइल का भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपने हाइट और विड्थ अलग अलग नहीं देना, आप स्टाइल के टैग को भी, स्टाइल का जो पैरामीटर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप देख सकते हो हाइट और टैग, हाइट और विड्थ। फिर अगर आपने रिमूव करना बॉर्डर को, तो स्टाइल के अंदर ही बॉर्डर कॉलन नन करके कर देना है, तो उसकी जो बॉर्डर है वो दिखेगी नहीं। और बस आगे तो CSS यूज कर रहे हैं। CSS बॉर्डर अगर देना है तो या तो बॉर्डर तो सॉलिड करके रेड करके। और एक और है आई फ्रेम, एक होता है उसका टारगेट फॉर अ लिंक। तो टारगेट कैसा होना चाहिए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका टारगेट आई फ्रेम होना चाहिए। देखें तो अगर एक एंकर टैग डाला हमने, एंकर टैग में हमने लिखा href, ये फाइल बनाई, तो अगर वो इसको क्लिक करेगा, एंकर टैग के अंदर इस लिंक को क्लिक करेगा, तो उसका टारगेट ये जो ओपन करना है उसका टारगेट क्या होना चाहिए, आई फ्रेम ए। तो हमने आईडी दे दिया, इसका नाम दे दिया, नाम या आईडी दे दिया इस आई फ्रेम का, आई फ्रेम अंडरस्कोर ए। तो इधर हमने जब इसको टारगेट डाला, तो एंकर टैग में अगर इसको क्लिक किया, यूजर ने W3 स्कूल्स को क्लिक किया, तो वो क्या करेगा, इस जो ये URL इधर लिखा हुआ है इसको इसके अंदर मतलब शो कर देगा इस आई फ्रेम के अंदर, क्योंकि हमने टारगेट डिफाइन किया है ये। और ये टारगेट नेम है उसका, देखिए नेम है। तो ऐसे करके हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि डेमो ये एक और HTML है, पहले ही इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर ये डल गया। अब मैं नीचे अगर मैं इसको लिंक को क्लिक करता हूँ, तो देखिए जब मैं क्लिक करूंगा तो एकदम से ये जो w3schools.com है, इस href का इस एंकर टैग का जो href दिया हुआ है, क्योंकि हमने टारगेट दिया आई फ्रेम अंडरस्कोर ए, तो वो इसके अंदर खुल गया, इस आई फ्रेम के अंदर खुल गया। ठीक है जी। आई फ्रेम्स ऐसे काम आते हैं। अब थोड़ा बहुत उन्होंने जावास्क्रिप्ट भी बताया है। तो मेरे हिसाब से हम जब जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे कैसे है। बाकी हमें थोड़ा बहुत हमें पता है कि स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया जाता है। तो इसको हम थोड़ी देर हम इसको स्किप करते हैं, बाद में करते हैं। फाइल पाथ्स, HTML फाइल पाथ्स क्या होती हैं, कैसे हम फाइल को पाथ्स को दे सकते हैं। तो इमेज के अंदर जब हमने src डाला, पिक्चर डॉट जेपीजी डाला, तो वो अगर आपकी जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसी जगह पे है जहाँ पे आपका HTML पेज है, तो आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, वहीं से वो उठा लेगा। तो लिखा हुआ है, द पिक्चर JPEG फाइल इज लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज। तो आपका जो करंट पेज है, HTML पेज है, उसी जगह पे है, और पिक्चर भी उसी जगह पे है, तो आपको कोई पाथ देना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने नाम दिया और वो उसका खुल जाएगा, उस फोटो को खोल देगा, शो कर देगा। पर अगर आपका कोई ये पिक्चर डॉट जेपीजी फाइल अगर एक इमेजेस फोल्डर के अंदर है, सब इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो आपको ये फोल्डर का नाम देना पड़ेगा पहले, और फिर स्लैश करके फिर पिक्चर का नाम देना पड़ेगा। तो इधर लिखा हुआ है, द पिक्चर डॉट जेपेग फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। तो करंट फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है इमेजेस नाम का, तो वो उसके अंदर है। तो वो ऐसे करके हम, पर अगर आपका जो इमेजेस फोल्डर है वो इस वाले में नहीं है, जो आप अभी HTML फाइल जहाँ पे है, एक HTML फाइल आपकी किसी एक फोल्डर में है, सपोज आपका HTML फोल्डर में है, और वो HTML फोल्डर के अंदर इमेजेस का सब फोल्डर नहीं है, आपका इमेजेस का फोल्डर कहीं और है,
तो आप ऐसे करके डाल सकते हैं। पहले स्लैश करके डाला हुआ वो पीछे जाएगा, उस जहाँ पे आप खड़े हो, जिस फोल्डर पे आप खड़े हो अभी, उस फोल्डर से पहले जाएगा, और पहले उधर से वो इमेजेस को ढूंढेगा, और फिर उसके बाद उसके अंदर जाएगा और उस फोटो को सर्च करेगा और फिर दिखा देगा। तो ये लिखा हुआ, द पिक्चर जेपीईजी फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब। तो रूट पीछे जाकर रूट में है, जो सब ये एक मेन फोल्डर है जिसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब देखिए एक और चीज आती है, दो डॉट्स स्लैश पिक्चर। तो दो डॉट स्लैश पिक्चर का मतलब ये है, जो अभी हम जिस फोल्डर पे बैठे हैं, जिस फोल्डर पे हम हैं अभी, उसके एक पीछे जाओ और इस पिक्चर को ढूंढो, इसको ढूंढो। तो अगर मैं एक HTML फाइल फोल्डर है मेरे पास, अब इधर ही मैं खड़ा हूँ, HTML फोल्डर के अंदर खड़ा हूँ, तो मेरी जो पिक्चर है वो पीछे है, उससे पहले है, उस फोल्डर से पहले। वो फोल्डर रूट पे भी हो सकता है, वो फोल्डर एक और सब मेन फोल्डर में भी हो सकता है। तो वो उससे पहले की जो फोल्डर होगा, उस पहले का जो फोल्डर, उसके अंदर वो ढूंढेगा पिक्चर डॉट जेपैग फाइल को। तो इधर लिख रहा है, द पिक्चर डॉट जेपैग फाइल is located in the folder one level up from the current folder, one level up। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम इसको दो डॉट्स करके बैक स्लैश करके पिक्चर का इसको डिफाइन कर सकते हैं। A file path describes the location of the file in the website folder structure. File paths are used when linking to external files like web pages, images, styles। तो ऐसे करके वो कह रहा है कि फाइल पाथ्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं। इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेजेस का जो टैग है IMG इमेज, उसमें सोर्स का अंदर इसमें यूज हो सकता है। वेब पेजेस को डिफाइन करने के लिए यूज हो सकता है। स्टाइल शीट्स को डिफाइन करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए फाइल पाथ्स देना जरूरी है। अब कहते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स। एब्सोल्यूट फाइल पाथ्स क्या होती हैं? जैसे कि अभी ये जो एब्सोल्यूट है, जो मेन, अगर हमने कोई एक वेबसाइट को, वेबसाइट के अंदर से हमने एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये पिक्चर डॉट जेपैग को हमने शो करना है, तो हम इस वाले को यूज करेंगे। HTTPS मतलब एक और कोई और डोमेन है जिसकी डोमेन से अंदर से हमने इस फोल्डर को यूज करना है, तो ऐसे करके हम एब्सोल्यूट फाइल पाथ देंगे URL करके। रिलेटिव फाइल पार्ट्स ऐसे करके होती हैं कि अगर हमारा पिक्चर, जो ये जो फोटो है, हमारे ही वेबसाइट के अंदर है, तो हम उसको रिलेटिव करके देंगे। भाई हमारा रिलेटिव, हमारा जो इमेजेस फोल्डर है हमारे ही फोल्डर, हमारे ही वेबसाइट के अंदर है, तो ऐसे करके देंगे। ठीक है जी। तो ऐसे करके उसने डिफाइन कर दिया। अब आता है हेड। जो है हमने पहले भी पढ़ा था, दो मेन इंपॉर्टेंट HTML के टैग्स होते हैं। सबसे पहले तो HTML लिखा जाता है, फिर उसके बाद हेड आता है। हेड के अंदर बड़े सारे टैग्स होते हैं और एक बॉडी होता है। तो बॉडी के अंदर हमने देख लिया था क्या क्या है। अब वो हेड को स्पेसिफिकली कह रहा है कि हेड के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या टैग्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो 6-7 टैग्स हैं, जैसे टाइटल हमने पहले भी पढ़ा था, स्टाइल भी पढ़ चुके हैं। अब मेटा आता है, लिंक आता है, स्क्रिप्ट आता है और बेस। तो इसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो टाइटल हमने पहले पढ़ लिया था, इसको हम स्किप कर लेते हैं। टाइटल, बस टाइटल देना, ये जो ऊपर हमने टाइटल दिया हुआ है ब्राउज में, जो ब्राउजर के ऊपर दिखता है, तो वो टाइटल कहलाता है। स्टाइल भी हमने देख लिया था, स्टाइल को स्टाइल्स डिफाइन करना, तो स्टाइल टैग होता है जो इंटरनल CSS फाइल बनती है। लिंक भी हमने कुछ कुछ देख लिया था, जैसे लिंक करना किसी एक CSS, एक्सटर्नल CSS फाइल को हमने कॉल करनी, तो लिंक टैग यूज करेंगे हेड टैग में। रेल देंगे रिलेटिव स्टाइल शीट, स्टाइल शीट देंगे, उसका कहेंगे भाई ये क्या है, CSS फाइल है या जावास्क्रिप्ट फाइल है, JS फाइल है, तो इधर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अगर स्टाइल शीट है तो हम इधर स्टाइल शीट, CSS फाइल है तो स्टाइल शीट डालेंगे। फिर आता है मेटा। मेटा एक टैग है
जो एलिमेंट टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट्स। ये देखिए, जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आपको गूगल को बताना है कि ये वेबसाइट किस तरह की है, और उसमें कीवर्ड्स, मतलब अगर कोई सर्च करता है तो आपका वेब पेज खुल जाए। जैसे बड़े सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की हमने वेबसाइट बनाई है, और डॉक्टर्स की वेबसाइट के अंदर उसका कीवर्ड डाला कि भाई डॉक्टर नियर बाय, सपोज दिल्ली, डॉक्टर्स इन दिल्ली या डॉक्टर्स इन पंजाब, या कुछ भी हम कीवर्ड्स डालेंगे। तो अगर ये कीवर्ड्स डाले और किसी ने जाकर इंटरनेट में सर्च किया भाई मेरे को सारे डॉक्टर्स चाहिए जो दिल्ली में हैं, तो आप उसका पेज भी आ जाएगा, क्योंकि हमने कीवर्ड्स के अंदर वो डाला हुआ है डॉक्टर्स इन दिल्ली। तो वो गूगल फिर सर्च करता है कीवर्ड्स को। तो ये आपका ऐसे करके डिफाइन किया जाता है मेटा कैरेक्टर सेट। हम ये कैरेक्टर सेट को डिफाइन कर सकते हैं, बड़े सारे कैरेक्टर सेट्स होते हैं। इंग्लिश का अलग होता है, जर्मनी का अलग होता है, पर्शियन का अलग होता है, तो वो डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टर सेट्स क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स देखिए ऐसे, जैसे आप मेटा में नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स लिखा, और कंटेंट हमने देख लिया, देखो HTML कॉमा CSS कॉमा जावास्क्रिप्ट, तो ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं। कोई अगर HTML सर्च करेगा तो हमारा पेज खुल जाएगा, कोई हमारा पेज सर्च हो जाएगा। कोई CSS अगर सर्च करेगा तो हमारा पेज आ सकता है। जावास्क्रिप्ट लिखा, तो तीन हमने कीवर्ड्स इधर डिफाइन कर दिए। हम मल्टीपल कीवर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्या क्या हमारे इस पेज में हम क्या चाहते हैं कैसे सर्च हो, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन। तो इधर हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, अपने वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कि जैसे हमने अभी कोई भी, अगर हमने स्कूल्स सर्च की तो सारे लिस्ट में स्कूल्स आ जाएगा। तो इधर ये जो नीचे आप देख रहे हो स्कूल इंफॉर्मेशन, ये जो है ये उसकी डिस्क्रिप्शन में आती है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन डालोगे अपने वेब पेज में तो ये यहाँ पे आपके इधर लिखा हुआ आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं। ऑथर का नाम, ऑथर अगर हमने कोई अपना अपना नाम डालना चाहे, भाई मेरे पेज में कौन है जिसने ये कंटेंट डाला है, तो अपना नाम भी आप इधर डाल सकते हैं या किसी और का नाम। फिर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड्स, तो अगर आपने मेटा में ऐसे करके रिफ्रेश करके कंटेंट 30 दे दिया तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश होता रहेगा। देखा होगा आपने, जैसे न्यूज़ साइट्स हैं जैसे indiatv.com है, या कोई ऐसी साइट्स हैं, वो अपने पेज को रिफ्रेश करते रहते हैं कि भाई उसके न्यूज़, नए नए न्यूज़ आते रहे। तो ऐसे करके हम मेटा में डाल सकते हैं कि रिफ्रेश होता जाए 30 या 60 सेकेंड्स के बाद। ऐसे करके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, तो आप ये एक व्यू पोर्ट है जिसमें आप कंटेंट डाल सकते हो। विड्थ, डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। तो अगर आपका डिवाइसेस आपके छोटा बड़ा है, मतलब आपके सपोज आप टैब में देख रहे हो, या डेस्कटॉप पे देख रहे हो, या मोबाइल पे देख रहे हो अपने वेबसाइट को, तो इसको एडजस्ट कर देता है विड्थ के हिसाब से। अगर आपका डेस्कटॉप उसकी विड्थ बड़ी है, या टैब की विड्थ छोटी है, या मोबाइल की उससे भी छोटी है, तो वो विड्थ के हिसाब से आपके वेबसाइट को एडजस्ट कर देगा। तो ऐसे करके हम कई तरह के मेटास को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिर HTML लेआउट्स, मेरे को लगता है हम नेक्स्ट सेशन में इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो आगे का हम बाद में नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।